पढ़ेंगे करके, ठीक है। चलिए अब अपन अगला नोट पढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या जिसको मैं एसपीएफ बोलूंगा, इसका मतलब होता है ये गवर्नमेंट कंपनीज पे लगता है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे इंडियन रेलवे है, वहां पे एसपीएफ लगता है, वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनके लिए एसपीएफ होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, जो एसपीएफ होता है ना, एसपीएफ में एक चीज समझना, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है उसको आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ऑब्वियसली टैक्स भरने के बाद ही करेगा। जैसे एम्प्लॉय का सैलरी है फॉर एन एग्जांपल 10 लाख रुपीज, तो वो 10 लाख पे टैक्स भरेगा, अब उसमें से ही वो कंट्रीब्यूट करेगा तो कोई वापस टैक्सेबल थोड़ी हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना। लेकिन एक चीज समझना, एसपीएफ में अगर एम्प्लॉय ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो उसको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना एसपीएफ में, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में होता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, एज वेल एज द उसका जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उस पे जो इंटरेस्ट एवरी ईयर अक्रूड होगा वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लमसम जो पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है। तो कुल मिला के एसपीएफ जो है उसमें सब एग्जेम्प्ट है। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या जिसको आरपीएफ बोलते हैं। अब एक बात समझना, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या जो आरपीएफ होता है वो क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है जिसका रिकॉग्निशन ले रखा होता है। मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स कमिश्नर या जो सीसीआईटी या सीआईटी होते हैं वो इसका रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड है। मींस यहां से अप्रूवल ले रखा होता है, उसको अपन बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, आरपीएफ में जब भी कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको तो आपको इग्नोर कर देगा क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद ही डाला होगा, लेकिन इसका एटीसी में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, वो एग्जेम्प्ट तो होता है, लेकिन कितना? अप टू 12% ऑफ द सैलरी। जितना एम्प्लॉय का सैलरी है उसका अप टू 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है। और सैलरी में क्या लेंगे? या बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या लेंगे? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है वो अपन लेंगे। अब एक चीज समझना, जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आरपीएफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट 9.5% पर एनम है, उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। और जो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है ना, वो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है आरपीएफ से, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आरपीएफ का पैसा जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट तभी होगा जब एम्प्लॉय ने एटलीस्ट 5 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए सर्विस रेंडर्ड की है। मींस एटलीस्ट 5 इयर्स तक सर्विस रेंडर्ड की है तो ही एग्जेम्प्ट होता है। 5 इयर्स से कम सर्विस रेंडर्ड की है तो जो जो पहले एग्जेम्पशन लिया था ना, उतना वाला अमाउंट अब टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन एक चीज समझना, 5 इयर्स से कम सर्विस रेंडर्ड की है तो भी 3 केसेस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब? या तो कोई एम्प्लॉयर का बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो शट डाउन हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है, या एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है ड्यू टू द इल हेल्थ, मींस उसकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है वो इस इंस्ट्रक्शन के साथ हो रहा है कि उसका जो भी आरपीएफ का बैलेंस है वो नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दे। मींस अगर पुराने एम्प्लॉयर को ये बोलता है कि जो मेरे आरपीएफ का बैलेंस है उसको नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर कर दे, अगर ऐसा बोलता है, या फिर वो बोलता है कि इसको एनपीएस में ट्रांसफर कर दे, एनपीएस जो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी वाला रहता है, उस एनपीएस में न्यू पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर दे, तो उस केस में यहां पे एम्प्लॉय को कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, इवन 5 साल का सर्विस उसने रेंडर्ड नहीं किया है। अब एक चीज समझना, इस बार एक अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट ये बोलता है कि देखो एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे आरपीएफ में जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। मींस जो भी आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस रहेगा उस पे 9.5% तक इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एज वेल एज द जो आपका ये एसपीएफ वाला इंटरेस्ट है वो तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। यहां पे इस बार एक अमेंडमेंट किया, और लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एम्प्लॉय ने जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ना, एम्प्लॉय का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है उस पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे अगर एम्प्लॉय ने 2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ना, तो 2,50,000 तक का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और 2,50,000 से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल होगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एसपीएफ में या आरपीएफ में, तो एसपीएफ आरपीएफ में अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया और वो 2,50,000 से ज्यादा है पर एनम,
सो 2,50,000 से जितना भी ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, उस ज्यादा वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। 2,50,000 तक कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉय के हाथ में ऑन आरपीएफ एज वेल एज द एसपीएफ। और ये अमेंडमेंट कब से है? 1 अप्रैल 2021 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद में एम्प्लॉय जो खुद का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ आरपीएफ में डालता है, अगर उसका 2,50,000 से ज्यादा वाला है तो 2,50,000 वाले कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके लिए एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो यहां पे 2,50,000 की जगह जो आपकी लिमिट है वो 5 लाख हो जाएगी। मींस 5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अप टू 5 लाख तक रहेगा, उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है ओनली कंट्रीब्यूशन मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। उसके पहले के जितने भी कंट्रीब्यूशन थे ना, वो भले 250 से ज्यादा थे, 250 से कम थे, उस पे जो इंटरेस्ट आता रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसका रिकॉग्निशन नहीं ले रखा। तो एक बात समझना, जो यूआरपीएफ में जब पैसा डालते हैं तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसको इग्नोर करना है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल कब होता? जब आप रिटायर हो जाते हो। जब आप रिटायर होते हो और यूआरपीएफ से जो भी पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वापस मिलता है तो उस पर कोई टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय ने जब पैसा डाला होगा तब उसने ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद डाला होगा, तो वही वाला पैसा अगर वापस मिल जाता है तो ऑब्वियसली इसको तो आपको इग्नोर करना है। और एक चीज समझना, यहाँ एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है यूआरपीएफ में तो यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। वहां पे एसपीएफ आरपीएफ में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उस पे एटीसी का डिडक्शन मिलता है, बट यूआरपीएफ के केस में एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। अब एक चीज समझना, जो भी उसको लमसम पैसा मिलता है उसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करोगे। दूसरा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में, बट ये कब टैक्सेबल होता है? जब रिटायर हो जाता है तब। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सुपर एनुएशन फंड। अब एक बात समझते हैं, ये सुपर एनुएशन फंड वैसा ही होता है जैसा आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? एवरी मंथ जाता है, सुपर एनुएशन फंड में आप एनुअली कंट्रीब्यूट करते हो। तो सुपर एनुएशन फंड में एक चीज समझना, जो एम्प्लॉय, दो तरह के सुपर एनुएशन फंड होते हैं, एक अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एक अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करो, लेकिन यहां पे आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है। यहां पे आप लिख लेना एटीसी में डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय को अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाला। उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है ना अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड पे, वो भी एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्ट है। कितना? अप टू 7,50,000 पर एनम। पूरे साल का मिला के 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। 7,50,000 से जितना ऊपर वाला रहेगा वो टैक्सेबल होगा, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है। इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कितना? अप टू 7,50,000 पर एनम। अब ये 7,50,000 पर एनम, बट एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और क्लॉज नंबर 7 में आएगा। अब ये क्या है अभी मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूं। तो अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला? अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का अप टू 7,50,000, और जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और लमसम पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा यूआरपीएफ के केस में होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में हो रहा था, वैसा ही ट्रीटमेंट होगा अगर अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो। अब बात करते हैं अपन परक्यूजिट की।